नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तो हर जगह डॉलर डॉलर की बात हो रही है। हर आदमी कह रहा है कि डॉलर ले लेते तो फ़ायदा होता, देखो रुपए की आज क्या दुर्गत बनी। मैं तो पहले से कहता आ रहा था कि डॉलर बड़ी मजबूत करेंसी है, रुपया कमज़ोर है, यह आगे जाकर किसी न किसी तरीके से एडजस्ट होगा। मजबूरी यह है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम भी हम पर जोर डाल रहा है, हम पर दबाव डाल रहा था और काफ़ी अरसे से जो है वो सिलसिला यही है कि उनकी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि किसी तरह अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें। अभी 123 की बात हो रही है, क्या पता आगे जाकर ये डॉलर कहाँ टच करे। कुछ लोग 125 की भी बात करते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसे हो। या आप लोग अभी जो लोगों की बातों में आ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, मैं आपको अभी बता दूं, कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर मुझे पता नहीं कि कोई इम्पैक्ट आता या नहीं आता, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट आएगा। 130 तक भी बातें हो रही हैं जनाबे वाला, और 125 तक भी जो है वो मुस्तरद बात आई। लेकिन एक बात यह है कि ये जितना ऊपर जाएगा, फिर ये ना पूछिएगा कि महंगाई का तूफ़ान क्यों आया और ये भौचाल क्यों आया। ये अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन। यही बता दूं, कभी एक अफवाह ये भी गरम है, अफवाह है हकीकत है क्या पता। एक आदमी जिसने 60 पे रोका हुआ था डॉलर को, वो भी सुना है आज आ रहा है। वो हमारे प्रोग्राम तो बड़े शौक से देखते होंगे लंदन में बैठकर, लेकिन आज शायद कराची में भी देखने का अब उनको मौका मिल जाए। खैर आगे देखते हैं कब उनकी आमद होती है या किस वक्त आते हैं। लेकिन बात यह कि डॉलर पर भी हम बात कर रहे थे, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, और इस शरारती बच्चे को अब कौन समझाएगा, कैसे इसको सुलझावा बनाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर ये मामला सुलझ ना सका तो फिर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो नुकसानात मुरतब होते दिखाई देंगे उस पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, जो कि एक मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूँ आपको शो। शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये डॉलर को अब लगाम कौन लगाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। एक्सपोर्टर्स बिला वजह खुश हो रहे हैं। एक तरफ तो उनको लग रहा है कि जनाब उनकी चीज़ की कीमत के उनको ज़्यादा कॉम्पेटिटिव रेट्स मिल जाएंगे और इस बहाने जो है हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर लें। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये कि हमारा मुल्क तो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तेल, जहाज़, सुई धागा, और मैं आपको बता दूं कि माइनर चीज़ें भी इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट होती हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब मईशत का क्या बनेगा जब डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और बड़ा ही अहम मौजू और बड़ा बर वक्त आपने ये एक पॉइंट उठाया। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ना सिर्फ हम बल्कि और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज से कुछ 6-8 महीने पहले बल्कि 1 साल पहले तक ये रो रहे थे कि पाकिस्तान की रुपये की असल वैल्यू 115 से 120 है। आप अपने जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उसमें उठा के देख लें, हमने बड़े बहुत सारे दलाइल दे के ये बात डिस्कस की कि पाकिस्तान की रुपये की असल वैल्यू जब उस वक्त 100 रुपये पे रोका हुआ था इसाक डार साहब ने। लेकिन ज़ाहिर है कि कौन बात मानता है आम आदमी की, या कोई ज़ाहिर है कि इस पर कोई वो कान धरते नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो डॉलर है, ये हमारे रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, क्या ये जेन्युइन थी या ये जानबूझ के हुई, क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर्स थे या ये मजबूरी थी? तो इसका जवाब सबसे पहला ये है कि ये जो हमारी रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है ये हमारी मजबूरी थी, और ये शो करता है कि हमारी पुरानी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो गई थी अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मैनेज करने में। मजबूरी का मसला ये है कि मजबूरी का देखें, मजबूरी का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर था या IMF ने कहा या किसी पार्टी ने कहा जी कि आप इस डॉलर को उसको रुपये की वैल्यू को डाउन कर दें, बल्कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हमारे गिरते हुए रिजर्व्स, हमारी गिरती हुई एक्सपोर्ट्स, हमारी बढ़ती हुई इंपोर्ट्स और हमारे जो ख़राब होते हुए माशी इंडिकेटर्स हमें ख़ुद इस चीज़ पे मजबूर कर रहे थे कि हम अपने रुपये को डीवैल्यू करें, इसलिए डीवैल्यू किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी जो ट्रेड को जो मिनिस्टर देख रही हैं शमशाद अख्तर साहिबा, और ये जो सारे सिलसिले को देख रही हैं, उनका अपना ज़ाती बिलीफ भी ये है कि मैनेज्ड फ्लोट के बजाय करेंसी को फ्री फ्लोट पे रखा जाए, यानी कि बिल्कुल आज़ाद उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, उसको कोई प्रेशर में ना रखा जाए। अब जैसे ही उन्होंने हल्का सा उसको आज़ाद करने की कोशिश की है तो ये संभलने के बजाय गिरना शुरू हो गया, और मुझे डर है कि अगर इसको और थोड़ा सा आज़ाद करने की कोशिश की तो ये बजाय इसके कि कहीं किसी एक जगह पे संभले, ये और नीचे आता हुआ कहीं 125 पे 130 पे ना चला जाए। तो पहली तो मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदा के लिए ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट्स।
वैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जैसे आ रही है उसको ड्रैग करके जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके हवाले करें। फिर नई गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होगी, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ बना सकती है, तो उसको मैनेज फ्लोट पे लेके आना चाहिए। लेकिन ये कहना मतलब कि बिल्कुल ये गलत होगा जी कि ये करेंसी जानबूझ के डीवैल्यू हो रही है, हमें मजबूरी थी, करना था, लेकिन अगर आप इसको रोकें तो किसी हद तक इसको रोका जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से, ज़ाहिर है कि बाई गॉन भी बाई गॉन, जो अब साम निकल के अब या तो आप लकीर पीटते रहें कि डॉलर हमारा करेंसी की वैल्यू कम हो गई, या फिर दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है इस रुपए की वैल्यू को स्टेबल करने के लिए। चलिए उस स्टेबिलिटी के मुतालिक बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन और बात करते हैं कि अब डॉलर को स्टेबिलिटी कैसे देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू का महवर रहेगा डॉलर, क्योंकि डॉलर के ऊपर ही सब लोग बात कर रहे हैं और बात भी ऐसी है कि जो घबरा देने वाली है। बात यह है कि अगर महंगाई का तूफान आएगा डॉलर की कदर बढ़ जाने की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केयर टेकर तो कहेंगे हम तो वक्ती तौर पर आए थे, पिछली हुकूमत वाले कहेंगे देखो हम गए डॉलर महंगा हो गया, आने वाले कहेंगे ये सब कुछ हमारे आने से पहले हो गया, ये सब माजी की चीज़ें। कन्फ्यूजन यही है डॉक्टर शुजात मुबारक साहब कि इस चीज़ की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। अब आपने कहा चलो मजबूरी है, मजबूरी तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से, हकीकत किसी ने बताई भी नहीं, और दूसरी सियासी जमातों के लोगों ने इतना ज़्यादा टू बी वेरी फ्रैंक गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज नहीं किया फैक्चुअली, जिसकी वजह से हकायक छुपे रहे, जबकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट का भी हाल ख़राब हो गया था। सो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये हमारी कंपल्शन बन चुकी थी, लेकिन इस कंपल्शन का जो फॉल आउट होगा वो जनाबे वाला ये होगा कि हमारे मुल्क के जो ऑयल बिल है वो बढ़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर शुजात साहब ये बताइएगा कि अगर ये ऑयल बिल बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम इंपोर्ट होती है, वैसे तो हम लोगों ने पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लोगों को खूब झूठ पढ़ाया है और उनको मिसगाइड करने की पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तेल निकल रहा है, लेकिन हम लोग शायद गरीब और इंतहाई छोटे ममालिक से भी कम तेल की पैदावार करते हैं और दूसरे ममालिक से तेल इंपोर्ट करते हैं, जिनमें से अक्सरियती ममालिक जो है मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे ये बताइएगा ऑयल बिल का क्या इम्पैक्ट आएगा? वैसे नो ऑफेंस, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तेल तो निकल रहा है, लेकिन आवाम का इम्पोर्ट बिल जाहिर है कि हमारा ये तो बिल्कुल मतलब इसमें तो कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है। जब आपका करेंसी डीवैल्यू होगी और मैसिवली आप इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिकली पेट्रोल जो आपका जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। ना सिर्फ पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स बिल बढ़ेंगे, बल्कि जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनकी आपको ज़ाहिर है कि वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको आपका इंपोर्ट बिल अच्छा खासा फूल के मेरे ख्याल में आपके लिए और प्रेशर करेगा ये आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा कि चलें चीज़ें तो हो गई, अब फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, एक चीज इसमें रह गई, एक चीज रह गई जी बताइए। आगे चलने की हम बात करेंगे, एक चीज इसमें रह गई, इसकी वजह से देखें ना, एक तो ऑयल बिल का आपने बता दिया तो हो गया, नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब तो मसला आ गया नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया पेट्रोलियम मसला। इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, हाँ, इन्फ्लेशन ये तो एकदम बलून होगा ना। देखिए ये अगली हुकूमत जब तक आएगी, टेक ओवर करेगी, इलेक्शन होंगे, फिर आपको पता है 1 महीने जो है रस्साकशी होगी, क्या पता अब मामला तब्दील हो गए। देखिए मैं आप एक इसी आपके प्रोग्राम की वसादत से एक बात अर्ज करना चाहूँगा, एक आम पाकिस्तान शहरी होने की हैसियत से, कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो डिफरेंट किस्म के इकनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करे। तो मेरा ख्याल ये है कि ना ही ये उनका, मुझे इसका लीगल पता नहीं है कि क्या उसकी स्टैंडिंग्स है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है उनका मैंडेट होगा कि कोई मैसिव जो इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करें और इस तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ करें, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है चंद दिनों के लिए। जो सबसे पहली बात इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन भी इस पर एग्री करता है, गवर्नमेंट भी जो गई है उन्होंने भी इस पर एग्री किया, दे हैव टू पब्लिश अ वाइट पेपर, बताएं कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने कहा कि जी हमने दूध
और शहद की नहरें बहा दी, या जो उन्होंने कहा कि ये हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये इतनी एम्प्लॉयमेंट कम की हमने, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, करप्शन को ये हमने कम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, माशी इंडिकेटर्स के लिए काम किया, वो एक वाइट पेपर होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वो रिपोर्ट दें, क्योंकि इससे बेहतर और कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती जिस पर लोग एतबार करेंगे। और जाहिर है कि अपोजिशन को भी एतबार करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट जिसने अभी गवर्नमेंट फारिग हुई है उसको भी इस चीज़ पे एतबार करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत जरूरी चीज़ है, उनको सब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इस तरह का व्हाइट पेपर आ जाता है जी जी जो इवेल्युएट करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। जी जी बिल्कुल। तो इससे बहुत बड़ा इशू होगा। वजह क्या है कि अगर आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है फेल हो गई बहुत सारे इकोनॉमिक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, रियलिस्टिक एक अगर और मगर की तो बात ही नहीं है, एक फैक्चुअल रिपोर्ट दें जो कि बेसिस जिसकी एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ जिसकी बेसिस है। अगर मगर की बात कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। किसके साथ ज्यादती हो रही है? जो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वो कहेंगे कि जी मेरे साथ तो आप लोग कर रहे हो गेम, मैं मुझे अब निकालने के बाद बोल रहे हो या मेरे जाने के बाद बोल रहे हो। इसमें जो नहीं पता, वो यही कहेंगे कि आप मेरे को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। नई गवर्नमेंट आएगी उन्होंने भी इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देनी है, और हमेशा पाकिस्तान में ये वतीरा रहा है नई आने वाली गवर्नमेंट का, वो ये कहते हैं कि खजाना खाली है, हमारे पास कोई चीज भी नहीं है, यही बहाना होगा। तो उस दफा उस बहाने से पहले इस गवर्नमेंट को चाहिए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये बताया तो सही कि डॉलर की जो हमारे रुपए की वैल्यू थी उसको क्यों कम करना पड़ा, वो बताया तो सही कि हमारे रिजर्व्स क्यों कम हुए। उनको बताना चाहिए कि हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्यों, जो नए आएंगे वो कहेंगे कि केयर टेकर की भी तो व्हाइट पेपर निकालो, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल केयर टेकर की आपने कहा अगर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होनी चाहिए और इनके दौर के अंदर कुछ मेजर चीजें हो गई तो क्यों हो रही है, बिल्कुल इस पे भी होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एवरीथिंग शुड गो अंडर द कार्पेट? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नई गवर्नमेंट आए उसको बताना चाहिए बड़ा फैक्चुअल बेसिस पे, जी ये चीजें हुई हैं, पॉजिटिव चीजें उनको अप्रिशिएट करे, जो नेगेटिव है उनको वो करे। करप्शन का रोना रोते हैं जी वो बेचारे जुल्फी बुखारी के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में और भी लोग आ सकते हैं, नैब वाले उसको कर सकते हैं, जो कि इस डॉलर के चक्कर में मैं आपके प्रोग्राम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डॉलर की वैल्यू, ये भी गवर्नमेंट पे इल्जाम था, पिछली गवर्नमेंट पे, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, जब डॉलर की वैल्यू कम हुई थी, जब डॉलर की वैल्यू कम हुई थी कि जी एमनेस्टी स्कीम जब गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उस स्कीम से फायदा उठाने के लिए ये टाइम चूज किया गया रुपये को डी वैल्यू करने का, ताकि वो जो डॉलर बाहर से आएंगे वो उसकी अच्छी वैल्यू मिल सके। ये भी एक ब्लेम है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें। क्या ये क्लेम है गवर्नमेंट? ये क्लेम है, हम तो मतलब ये नहीं कह रहे, ये एक प्रोपोजिशन है, इस प्रोपोजिशन को एक हाइपोथेसिस है, इसको आप टेस्ट करें कि क्या ये वाकई इसके फैक्चुअल बेसिस है या नहीं है। हो सकता है कि इस गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ रही है, और वो भी जो है वो एक चीज तो ये है कि वो कह रहे हैं कि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि फ्री फ्लोट पे जाना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं वो भी बहती गंगा से हाथ धोना चाह रहे हैं, ये भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं ये देखिए ये ब्लेम नहीं है, ये प्रोपोजिशन है। हाउ कैन यू चेंज एन एंटायर पोजीशन ऑन पाकिस्तान's फॉरेन एक्सचेंज रिजीम? देखो सर ये सवाल पैदा होता है ना, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। मुझे तो समझ में ये नहीं आती कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो केयर टेकर ये गवर्नमेंट थी या पुरानी गवर्नमेंट थी, आप करेंसी को डीवैल्यू करने जा रहे हैं, ना आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कोई आप कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, रातों रात जो है वो रुपया डीवैल्यू हो जाता है, पता चलता है पता नहीं क्या हो गया, क्यों एकदम से रुपये को पर लग गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस के पीछे उसको अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता? क्या अवाम को सिर्फ आप उस वक्त ही एतमाद में लेंगे जब कोई पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे? हम तो मॉनेटरी पॉलिसी भी 22 सैटरडे को अनाउंस करते हैं। अवाम तो इकोनॉमिक डिसीजन से इफेक्ट होती है। तो आप अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस कर रहे हैं तो आपको तो प्रॉपर्ली अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। आप बताएं, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके चले 58% ही पढ़े लिखे सही, कुछ ना कुछ लोग तो जानते हैं ना, उनको पता तो चले कि ये आपकी रीजंस हैं। एक रात पता चलता है स्टेट बैंक कहता है कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि जी हमने रुपए को डीवैल्यू नहीं किया, अगले दिन कहता है जी कि हमने डीवैल्यू कर दिया, ये रीजंस। इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो जनाबे वाला थ्योरेटिकली जो है वो डॉलर का बनता है इंटरेस्ट रेट्स के साथ। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिटर्मिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में ये रिवर्स पैराडॉक्स हो गया। अब देखें इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ेंगे, बढ़ेंगे क्यों? रीजन ये है कि आपने आप कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट के अंदर पहले इफेक्ट है बाद में कॉज है। ये बाई डायरेक्शनल है ना, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो जानते हैं एक्सपर्ट्स, ये एक बाई डायरेक्शनल कोई एक चीज हो गई है। अब जब करेंसी आपकी ये एक मैं कह रहा हूं एक विशेष सर्कल शुरू हो जाएगा। आपकी करेंसी डीवैल्यू होने के बाद
इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ाएंगे, किस वजह से शुरू हुआ है जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो ताल्लुक होता है वो बराह रास्त फॉरेक्स रेट्स के साथ भी होता है। इस मौजू के ऊपर मजीद बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बहुत सारे मईशतदान तो शायद पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट का क्या ताल्लुक जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज के रेट और डॉलर के रेट पर होता है। लेकिन अब मैं इस बारे में और कोई तफसील देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमने आज ज़रूर इस मौजू को जवाज़ बनाकर गुफ्तगू की है। मेरे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये जो वास्ता और ताल्लुक आपने अभी बताया है, बुनियादी तौर पर इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो आपने जाविया पेश किया है उसके तहत ये है कि पहले जो है वो नतीजा और फिर बाद में जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये तो किसी सियासतदान की कहानी लगती है कि जिसको डिग्री पहले मिल गई और उसने पर्चा बाद में दिया। नहीं, असल लेकिन में यह कि अगर डॉलर के सिलसिले में भी इस तरह होगा कि डॉलर पहले बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट फिर उसके बाद जाके बढ़ेगा, तो सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब हो जाएगा। देखिए, ये तो कॉज एंड इफेक्ट ये बहुत सारे और मुल्कों में भी बाई डायरेक्शनल है। कभी डॉलर बढ़ता है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी होती है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सो ये चलता है। अब लेकिन तो क्या ऐसी तवक्को की जा सकती है? अच्छा, तो फिर इसकी पाकिस्तान तो क्या इसकी तवक्को की जा सकती है आगे जाके इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब मैं यही बात कहने वाला था कि आप ये एक मेरे ख्याल में शायद एक बैड न्यूज़ होगी जो हमारा कारोबारी तबका है उसके लिए, कि अगर इसी तरह से परसिस्टेंटली करेंसी की वैल्यूज़ कम होती रही, हमारे जो इसको और डीवैल्यू किया जाता रहा, और बल्कि अभी भी ये एक ट्रिगर करेगा आपके इन्फ्लेशन को, महंगाई का एक तूफान बरपा होगा। मतलब ये तो नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो चलता रहेगा, लेकिन मुआशी जो लोगों को अच्छा खासा इशू आएगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और भी अच्छी खासी जो चीज़ें हैं वो आपकी इकोनॉमी में जब स्विंग होना शुरू होगी तो मजबूरन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेंगे। जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब लोगों को मतलब ये ज़ाहिर है कि एक ट्रेड ऑफ काइंड ऑफ इफेक्ट है, और कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल भी होती है जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिसमें आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी स्टैग्नेंट है। तो कहीं खुदा ना खास्ता हम ऐसे किसी पैच में दाखिल ना हो जाए जहाँ पे हम हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो उस पर चल ना पाए। तो यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन स्टैगफ्लेशन। एग्जैक्टली, मतलब स्टैग्नेंट आपकी ग्रोथ रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो गई और इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशंस होती हैं, और फिर ये बहुत सफ़र करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे वो ड्रास्टिकली सफ़र करेगी। स्पेशली मतलब हम इस पर्टिकुलर जो अब 4-5 महीने इस पे इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो मैंडेट्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो अपना ड्यूरेशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं कर पाएगी। दे हैव टू ओनली गो फॉर द फायर एक्सटिंग्विशिंग काइंड ऑफ थिंग, कि वो आग बुझा सकते हैं, वो कोई आग बुझाने की लॉन्ग टर्म वो कोई तरकीब नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि होना ये चाहिए कि किसी तरीके से इसको जो इंडिकेटर्स हैं इसी तरह से इनको चलने दे 2-4 महीने आगे, और उसके बाद जो है ना जाके जो नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसके हवाले जब चीजें हो जाए देन दे कैन टेक द लॉन्ग टर्म मेजर्स। आपके ख्याल से क्या कोई सियासी जमात इस बारे में सोच भी रही है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, या वो खाली जो है क्रिटिसिज्म की उंगली उठाएंगे? क्यों अब तो वो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उठाएंगे तो किसकी तरफ उठाएंगे? अभी तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। ये बड़ा ट्रिक था पिछली गवर्नमेंट का। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा क्रिटिक हूं मैं, लेकिन देखें मजबूरी है। अब उन्होंने क्या किया, 100 पे रोके रखा किसी तरीके से। नहीं, आप क्रिटिक नहीं है, आप तो बड़े डिप्लोमेटिक हो गए हैं। देखिए, मैं आपको खुल के बात ही नहीं कर रहे काफी अरसे से। मैं सर आपको ये बता रहा हूं, करें आप तो कि पिछली चले गए, वो खत्म हो गई सर। वो मैं आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पिछली गवर्नमेंट ने करेंसी को रोक के रखा और केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले कर दी। अब जाहिर है कि सबको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो किसी पे ब्लेम तो आएगा नहीं, ना पुरानी गवर्नमेंट पे आएगा ना नई गवर्नमेंट पे आएगा।
तो ये एक बड़ी उन्होंने चालाकी करके इस गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। अब इनको भी चालाकी करनी है बजाय इसके कि, और ये मुल्क की बेहतरी में है कि इसको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इसी तरह से चलने दें और नई गवर्नमेंट के हवाले करें। अच्छा, अब मैं बात करूं, अगर के लोग ये क्लेम कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स जो थे बहुत बेहतर थे, उन्होंने करेंसी को रोके रखा। इसहाक डार साहब जो पुराने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं तो वैसे इतने ऑनरेबल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, अब आपके चैनल की वसात से ही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया कि बड़े दावे से कह रहे थे मैंने तो $100 रुपए पे डॉलर को रोका हुआ था और इस गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। और वो गवर्नमेंट कौन सी थी? वो इनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके तो अपने ही 2 फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था हमने बिल्कुल जेन्युइन स्टेप लिया, दूसरा कह रहा है कि मैंने रोके रखा, गवर्नमेंट ने उसको तबाह कर दिया। तो अब कसूर केयरटेकर गवर्नमेंट पे देना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है जो कि इस गवर्नमेंट को, केयरटेकर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये केयरटेकर गवर्नमेंट को ऑफेंसिव के बजाय डिफेंसिवली खेलना होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, केयरटेकर गवर्नमेंट शुड प्ले डिफेंसिवली रादर देन गोइंग फॉर द ऑफेंसिव गेम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि अब ये कंपल्शन हो गई वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली जो सिनारियो आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट्स के अंदर कंपेटिटिव नहीं रहा। हमारी की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स, मुझे नहीं पता कि वो इस डिवेल्यूएशन से किस हद तक बेनिफिट उठा पाएगी। क्या आपके ख्याल से क्या कोई हकीकी बेनिफिट वो उठा सकेंगे? क्योंकि अभी तक जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, जो माइंड यू शायद हमारे रेवेन्यू की तरफ कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ऐसा मेरा ख्याल है, मुमकिन है। देखिए, किसी हद तक तो फ़ायदा होगा। जब भी डिवैल्यूएशन होती है करेंसी की, उस मुल्क को फ़ायदा होता है जिसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिसकी एक्सपोर्ट्स बहुत कंपेटिटिव होती हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट में रसाई के लिए देख रहा होता है अपनी प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव बनाने के लिए। हमारी एक्सपोर्ट्स तो पहले ही कम हो रही हैं। हो सकता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को किसी हद तक फ़ायदा हो, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो गिर रही हैं इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अगर मैं इसको और ग्रॉसली देखूं तो डिवैल्यूएशन से अगर एक्सपोर्ट्स किसी हद तक बढ़ेंगे भी तो वो जो एक्सपोर्ट में इजाफा है वो बिल्कुल ऑफसेट हो जाएगा आपकी इंपोर्ट बिल में इजाफे की वजह से, बल्कि इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो सिर्फ उस ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होती है जहाँ पे जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं, इंपोर्ट कम होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आप शो पर हमारे साथ हुए। नाजरीन भी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।